केन्या को सपोर्ट करने भारत कूदा मैदान में। 3 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को केन्या पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने केन्या को चीन के चंगुल से निकालने का प्रयास शुरू कर दिया है। चीन ने कई अफ्रीकी देशों को अपने BRI परियोजना के अंतर्गत अपने ऋण जाल में फंसाने का प्रयास शुरू कर दिया है। कुछ ऐसा ही चीन केन्या के साथ भी करने का प्रयास कर रहा है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेष पांडे अब आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे भारत के सहयोग से केन्या चीन के कर्ज के जाल से मुक्त हो सकता है। कोरोना काल में भारत की विदेश नीति एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। इसी विदेश नीति के अंतर्गत विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोमवार को केन्या के शीर्ष नेतृत्व के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति सहित वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। इस प्रमुख पूर्वी अफ्रीकी देश के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए 3 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को केन्या पहुंचे जयशंकर ने केन्या के राष्ट्रपति उहुरु केन्याट्टा से भी मुलाकात की। देखा जाए तो भारत के विदेश मंत्री की ये यात्रा एक सामान्य यात्रा दिखाई देती है, लेकिन इससे जियोपॉलिटिक्स पर दूरगामी असर होने वाला है। भारत पिछले कुछ वर्षों से कई देशों को चीन के चंगुल से निकालने की रणनीति पर काम कर रहा है। ये यात्रा भी केन्या को चीन के चंगुल से निकालने की शुरुआत थी। दरअसल चीन ने कई अफ्रीकी देशों को अपने BRI परियोजना के अंतर्गत अपने ऋण जाल में फंसा लिया है। डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी के अंतर्गत चीन ने केन्या को मोम्बासा और नैरोबी के बीच राजमार्ग और रेलवे के निर्माण के लिए 2020 तक कुल $6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का ऋण दे दिया है। इतना ही नहीं, केन्या के बिजनेस डेली अखबार द्वारा प्राप्त ट्रेजरी के डॉक्यूमेंट के अनुसार चीन अब केन्या का सबसे बड़ा ऋणदाता है और केन्या के द्विपक्षीय ऋण का 72% हिस्सा चीन का है। केन्या ने अपने यहाँ BRI के अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज रेलवे के लिए चीन के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से $3.2 बिलियन का कर्ज लिया हुआ है। हालांकि अब केन्या सरकार को इस कर्ज को वापस चुका पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस वर्ष केन्या सरकार को चीन को $315 मिलियन वापस चुकाने पड़े हैं और कर्ज चुकाने के लिए उसे अपने कुल राजस्व का करीब 40% हिस्सा खर्च करना पड़ रहा है। केन्या का सार्वजनिक कर्ज बढ़कर 65 बिलियन का स्तर पार कर चुका है। केन्या को यह पता है कि चीन का मकसद उसे डेब्ट ट्रैप में जकड़ने का है। चीन ने जिस तरह श्रीलंका को अति महत्वपूर्ण हम्बनटोटा पोर्ट विकसित करने के लिए पहले बड़ा कर्ज दिया और बाद में जब श्रीलंका उस कर्ज को वापस लौटाने में विफल साबित हुआ तो चीन ने 99 वर्षों के लिए उस पोर्ट को लीज पर ले लिया। उसी तरह चीन ने केन्या के मोम्बासा पोर्ट के साथ भी यही करने की सोची थी। चीनी कर्जदाताओं का कहना था कि समझौतों के तहत अगर केन्या चीन का कर्ज लौटाने में अक्षम रहता है तो चीन मोम्बासा पोर्ट को अपने नियंत्रण में ले लेगा। हालांकि केन्या ने इसी वर्ष मार्च में स्पष्ट कर दिया था कि कर्ज के समझौतों में इस प्रकार का कोई प्रावधान शामिल ही नहीं था और केन्या के सार्वजनिक संसाधन किसी भी कीमत पर चीन को सौंपे नहीं जाएंगे। इसी तरह चीन कई अफ्रीकी देशों को कर्ज के जाल में फंसा चुका है। हालांकि अब भारत के मैदान में कूदने और सहयोग बढ़ाने के साथ ही भारत ने केन्या को चीन के चंगुल से मुक्त कराना शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने साझा प्रयासों के माध्यम से हिंद महासागर की अधिक सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करने के महत्व को भी स्वीकार किया। चीन की बढ़ती गुंडागर्दी के बीच दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सुरक्षा स्थिति सहित वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक आदान प्रदान किया। उन्होंने केन्या के शीर्ष मंत्रियों से भी मुलाकात की और दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी के साथ निर्माण पर चर्चा की। भारत ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा सहयोग,
क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों में विकास साझेदारी के साथ साथ लोगों से लोगों के बीच बातचीत के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए केन्या के साथ चर्चा शुरू की। बता दें कि भारत और केन्या वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के रूप में कार्यरत हैं। यही नहीं, वे राष्ट्रमंडल के सदस्य भी हैं। यानी इन दोनों देशों के बीच संबंध अब बेहतर से बेहतरीन होने जा रहे हैं। अपनी केन्या यात्रा पर एस जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा, हम यूएनएससी के वर्तमान सदस्य के रूप में एक साथ काम कर रहे हैं। अब हम अपनी निकटता को बड़े वैश्विक मंच पर पहुंचाने जा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले ही वर्ष भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने केन्या में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री के नवीनीकरण को स्वीकृति दी थी। तब इस फैक्ट्री ने हजारों की तादाद में फेस मास्क का निर्माण किया और कोरोना के समय में यह पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के लिए वरदान साबित हुआ था। वहीं जब केन्या के सचिव ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से HCQ दवाई पर एक्सपोर्ट बैन हटाने का अनुरोध किया था, तो भारत ने इस याचिका को स्वीकार करने में तनिक भी विलंब नहीं किया। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत केन्या के स्थानीय चिकित्सकों को इस महामारी से निपटने के लिए उचित प्रशिक्षण भी दिया गया है। अफ्रीका में पहले BRI और फिर कोरोना के कारण पहले ही चीन विरोधी मानसिकता पनप रही थी। वहीं चीन में लगातार हो रहे अफ्रीकी लोगों पर हमलों ने इस मानसिकता को और ज्यादा बढ़ा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप केन्या सहित कई अफ्रीकी देश चीन के विरुद्ध खड़े होने लगे हैं। अब ऐसे में इन देशों को भारत जैसे देश के सपोर्ट की आवश्यकता है, जिससे वे चीन पर से निर्भरता को समाप्त कर सके। भारत ने जिस तरह से मालदीव और श्रीलंका जैसे देशों से चीनी प्रभाव को कम कर दिया, अब उसी प्रकार से अफ्रीकी देशों की वह मदद कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की केन्या यात्रा से अफ्रीकी देशों को चीन के चंगुल से निकालने की शुरुआत हो चुकी है।